गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी ग्रामर का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है वर्ण विचार। और आज इस चैप्टर का टॉपिक 3 है और आज का टॉपिक जिस पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्ण संयोग। इंग्लिश में बोलते हैं जॉइनिंग ऑफ लेटर्स। हमने लेटर्स पढ़ लिए हैं ना, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है, दो तरीके के वर्ण होते हैं, वी नो दैट ऑलरेडी। और आज हम पढ़ेंगे कि अगर हम उन वर्णों को ज्वाइन करें, उनका योग करें, तो उनका योग करने के कौन कौन से नियम होते हैं, उनको मिलाकर शब्द बनाने के क्या नियम होते हैं। तो आइए देखते हैं। जब दो वर्णों को परस्पर मिलाकर लिखा या बोला जाए तो इसे वर्ण संयोग कहते हैं। तो सबसे पहले वर्ण संयोग क्या होता है? अगर हम दो वर्णों को मिलाकर बोलते हैं या लिखते हैं तो उसे हम जॉइनिंग ऑफ लेटर्स या वर्ण संयोग कहते हैं। वर्ण संयोग कितने प्रकार का होता है? वर्ण संयोग बच्चों दो प्रकार का होता है। पहला, दो प्रकार के हमारे पास वर्ण हैं, एक स्वर और व्यंजन। तो जब हम उनको मिलाएंगे तो दो कंडीशन बनती हैं। तो दो कंडीशंस में से पहली कंडीशन ये है कि हम व्यंजन का स्वर के साथ संयोग करें और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि हम व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग करें। ठीक है, स्वर का स्वर के साथ संयोग हमको नहीं करना है। तो पहली कंडीशन क्या है कि आप व्यंजन को स्वर के साथ मिलाएं और दूसरी कंडीशन क्या है कि आप व्यंजन को व्यंजन के साथ मिलाएं। तो सबसे पहले जब हम किसी व्यंजन का स्वर के साथ संयोग करते हैं, यानी कि व्यंजन को स्वर के साथ मिलाते हैं, चलिए देखते हैं तो क्या होता है। स्वरों का सहारा लिए बिना व्यंजनों का उच्चारण संभव नहीं है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें व्यंजन को उच्चारित करना है, व्यंजन को बोलना है, तो उसके लिए हमें स्वर का सहारा लेना ही पड़ेगा। जैसे कि जब हम का या च आदि बोलते हैं तो उसमें क जो है ना, केवल व्यंजन जिसमें हलंत लगा हुआ है प्लस आ, ये शामिल होता है, और च प्लस आ आदि का संयोग होता है। किसी व्यंजन को जब स्वर के बिना लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे अगर हम इसको स्वर के बिना लिखेंगे ना, का को, बोल तो हम स्वर के बिना सकते ही नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं। और लिखने का क्या ढंग है, क्या तरीका है कि हमें उसके नीचे हलंत लगाना होगा। जैसे का के नीचे हलंत लगा है, ख के नीचे लगा है, च के नीचे लगा है, द, ट, त, प आदि। मतलब ये व्यंजन इस प्रकार के व्यंजन हैं जिसमें कि हम ये देख रहे हैं कि इन्हें स्वर के बिना लिखा गया है। अगर हमें बोलने के लिए बोला जाए तो हम स्वर के बिना किसी व्यंजन को बोल नहीं सकते हैं, बट हाँ हम लिख सकते हैं उसे। ठीक है, तो जब व्यंजन का स्वर के साथ संयोग होता है तो आपने देखा क्या होता है, व्यंजन पूर्ण हो जाता है, व्यंजन को आप बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, व्यंजन का व्यंजन के साथ संयोग। जब हम किसी व्यंजन को किसी और व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, व्यंजन का व्यंजन से संयोग होने पर संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं, अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकलती हैं। जैसे रक्त, इसमें हमने क्या किया है, रक्त में देखिए का और ता को मिला दिया है, का भी एक व्यंजन है, ता भी एक व्यंजन है, तो दोनों को मिलाकर ये नई ध्वनि बनी। ठीक, और उसे शब्द बन गया रक्त। इसी तरह से दूसरा शब्द देखिए आत्मा, इसमें हमने क्या किया, ता और माँ को मिला दिया तो ये बन गया तुम। ठीक है, ग्वाला, तो इसमें हमने गा और वा को मिला दिया तो ये बन गया ग्वा। सप्ताह, इसमें हमने पा और ता को मिला दिया तो ये बन गया त आदि। लेकिन व्यंजन से व्यंजन मिलाने के कुछ विशेष नियम होते हैं, यानी कि जब हम व्यंजन को व्यंजन से मिलाते हैं तो अलग अलग तरीके के रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। आइए देखते हैं वो क्या है। तो पहला नियम क्या है, कुछ व्यंजनों के अंत में मिलने वाली एक खड़ी रेखा होती है जिसे पाई कहते हैं। खड़ी पाई वाले व्यंजन जब अपने से आगे वाले व्यंजन से मिलते हैं तो इनकी पाई हटा ली जाती है। हिंदी वर्णमाला में खड़ी पाई वाले कुल 22 व्यंजन होते हैं। जैसे देखिए कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके पीछे एक खड़ी रेखा होती है ना, जैसे खा के नीचे एक खड़ी रेखा है, गा के पीछे एक खड़ी रेखा है, घ के पीछे एक खड़ी रेखा है। तो इस तरीके के जो वर्ण होते हैं उन सारे वर्णों को हम खड़ी पाई वाले व्यंजन बोलते हैं। और इनकी संख्या कुल कितनी होती है, 22 होती है। कितनी होती है, 22 होती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब हम इन्हें अपने से आगे वाले व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो इसकी जो पाई है ये हट जाती है। जैसे आपने देखा था ना ग्वाला में, ग्वाला में हम दिखाते हैं, ग्वाला में हमने देखा था ये गा है और ये वा है, तो गा को वा के साथ मिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, गा की जो पाई है वो हट गई है ना। पा को ता के साथ मिला रहे हैं तो पा की जो पाई है वो हट गई है। ता को माँ के साथ मिला रहे हैं तो ता की जो पाई है वो हट गई है ना।
तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको ये बताते हैं कि जब हम किसी पाई वाले व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलान करते हैं तो उसकी पाई हट जाती है। आगे देखिए कि कुछ व्यंजन बिना खड़ी पाई वाले होते हैं। ये व्यंजन जब किसी व्यंजन से मिलते हैं तो इनमें हलंत लगता है और इनकी संख्या कितनी होती है? 6। अब जैसे देखिए छा है, इसमें कोई पाई नहीं है। ट, ठ, ड, ढ, ह, इनमें पाई नहीं है। तो अगर हम इसको मिलाएंगे किसी दूसरे व्यंजन से तो क्या होगा? देखिए ये लिखा हुआ है, आपका एक अक्षर लिखा हुआ है, ठीक, वांच। तो वांच में आपने देखा ये आपका किया है, इया है, इसको छ के साथ मिलाया तो ये आपका हो गया इया और छ, इन दोनों को मिलाया तो मिलाने पर क्या हुआ? ये तो आधा था ही, इसकी तो पाई हट गई है, ठीक है। अब इसके साथ जब मिलाया तो इसके साथ मिलाने पर क्या हुआ? यहाँ छ के साथ हम क्या करेंगे? छ के नीचे फिर हलंत लगा देंगे। क्या करेंगे? हलंत लगा देंगे। इसी तरीके से ये देखिए चिन्ह। एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत लग रहा है, ये ठीक नहीं है, इस एग्जाम्पल को आप हटा दीजिए, एग्जाम्पल सही नहीं है, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों। चिन्ह, चिन्ह में क्या है? देखिए हा को ना के साथ मिलाया तो हा को ना के साथ मिलाने पर हा जो है ना वो बिना खड़ी पाई वाला व्यंजन है, तो मिलाने पर हम इसका आधा नहीं बना सकते हैं, हमने इसके नीचे हलंत लगा दिया। इसी तरीके से आपने देखा लट्ठा में टा को ठा के साथ मिलाया तो टा को ठा के साथ मिलाने पर टा को हम आधा नहीं बना सकते हैं, तो हमने इसमें नीचे टा के नीचे हलंत लगा दिया। अगला है आपका गड्ढा। तो गड्ढा में हमने डा को ढा के साथ मिलाया तो डा को हम आधा नहीं बना सकते, तो हमने डा के नीचे हलंत लगा दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे व्यंजन जिनमें पाई नहीं होती है उनको अगर हम किसी दूसरे व्यंजन के साथ मिलाते हैं तो उसमें हम नीचे हलंत लगा देते हैं। आगे चलते हैं। कुछ वर्ण जैसे क और फा में खड़ी पाई बीच में होती है, तो जब इन्हें दूसरे वर्णों के साथ मिलाया जाता है तब इनके बीच की खड़ी पाई के बाद वाले मुड़े हुए भाग को हटा दिया जाता है। जैसे का है ना, का की पाई बीच में है, फ है, फ की पाई जो है वो बीच में है। तो अब इसको जब किसी और व्यंजन के साथ मिलाएंगे तो क्या करेंगे देखते हैं। जैसे शब्द देखिए शक्ल, शक्ल में का को ला के साथ मिलाया तो का के ला के साथ मिलाने पर जो शब्द बना, जो संयुक्त ध्वनि बनी वो किस प्रकार से लिखी जाएगी? का हमने क्या किया? पीछे वाले मुड़े हुए भाग का हटा दिया उसको, तो आगे वाला हो गया और पाई हो गया, यानी कि इसमें पाई लगी हुई है, पीछे वाला भाग हमने हटा दिया है। इसी तरह से देखिए शक्ति, शक्ति में क्या किया? का पीछे वाला मुड़ा हुआ भाग हटा दिया। क्यारी में का को या के साथ मिलाया तो पीछे वाला मुड़ा हुआ भाग हटा दिया। इसी तरह से रफ्तार में फ के पीछे वाला भाग हटा दिया, मुफ्त में भी फ के पीछे वाला भाग हटा दिया और फ्लास्क में भी फ के पीछे वाला भाग हटा दिया। तो 3 तरीके की आपने स्थितियाँ देखी कि जिसमें पाई होती है उसमें पाई हटा देते हैं, जिसमें पाई नहीं होती है तो उसमें हम हलंत लगा देते हैं, और जिसकी पाई बीच में होती है उसमें पीछे वाले मुड़े हुए भाग को हटा देते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगले व्यंजनों को देखते हैं। रा के संयोग से बनने वाले शब्दों में छात्र सबसे अधिक भ्रमित होते हैं, मतलब परेशान होते हैं या उनको बड़ा भ्रम लगता है, वो समझ नहीं पाते आराम से कि ये क्या है। इसके कुछ विशेष नियम हैं, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें। देखिए शर्त, धैर्य, मार्ग, धर्म। इन शब्दों में रा का उच्चारण त, य, ग तथा म से पहले हो रहा है। देखो हम इसको पढ़ रहे हैं ना आराम से। शरत, तो पहले हमने रा बोला फिर ता बोला। धैर्य, तो पहले रा बोला फिर या बोला। मार्ग, पहले रा बोला फिर गा बोला। धर्म, पहले रा बोला फिर मा बोला। तो मतलब रा का उच्चारण इन अक्षरों से पहले हो रहा है। इनमें रा जो है ना वो स्वर रहित है। स्वर रहित का मतलब रा जो है उसमें स्वर नहीं है। यहाँ रा अपने से आगे वाले वर्ण के ऊपर रेफ के रूप में लगाया जाता है। तो अब स्वर रहित है तो उस रा को आप लिखोगे कैसे? तो लिखने का जो तरीका है वो ये है कि आप इस स्वर रहित वाले रा को अपने आगे वाले जो वर्ण हैं उसके ऊपर रेफ के रूप में लगा दिया जाता है, लेकिन उसको उच्चारण जो है ना उसका उस अक्षर से पहले करते हैं। जैसे श फिर र फिर त, शर्त हो गया। मा र ग, मार्ग हो गया। धै र य, धैर्य हो गया। ध र म, धर्म हो गया, ठीक है। आगे देखिए, इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें। अब इन्हें क्या पढ़ेंगे हम? क्रम। वेरी गुड। अगला ग्रह, ये क्या है? द्रव। और ये क्या है? प्रकाश। इस तरह के शब्दों में रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होता है। रा से पहले कोई स्वर रहित व्यंजन होता है, मतलब आप इसे पढ़िए तो आप इसे क्या बोलेंगे? क्रम। तो पहले मुंह से कौन सा ध्वनि निकली? क की निकली। क्रम, पहले क निकला। इसी तरह से ग्रह, पहले ग निकला। द्रव,
पहले दा निकला, प्र प्र प पहले पा आया। तो इन शब्दों में रा स्वर रहित व्यंजन के नीचे की ओर पदेन के रूप में लगाया जाता है। तो जब आप रा को उस व्यंजन से कैसे बोलते हैं, उस व्यंजन के बाद में बोलते हैं, तो आप क्या करते हैं, उसको पदेन के रूप में लगाते हैं। ठीक है, का के बाद आप रा बोल रहे हैं, क्रम क्रम, तो का पर लगेगा पदेन के रूप में। ग्रह, तो गा बोला फिर रा बोला, तो गा पर लगेगा आपका पदेन के रूप में। तो इस तरीके से आप दो तरीके की मात्राएं लगाते हैं रा की, एक रा रेफ की मात्रा और एक रा पदेन की मात्रा। तो जैसे का क्रम था, तो का में हमने देखा का और रा इस तरह से लिखा जा रहा है, तो यहाँ पर व्यंजन स्वर रहित है और रा जो है वो स्वर सहित है, तो उसको इस तरह से लिखा जाएगा। ग्रह में क्या है, ग स्वर रहित है और रा स्वर सहित है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, इसमें द रा, तो दा में स्वर नहीं है, रा में स्वर है, तो इसे ऐसे लिखा जाएगा, और प रा तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए, इन शब्दों को अब हमें ध्यान से पढ़ना है। ये शब्द क्या है, ट्रक, ड्रम, ट्रॉम और ड्रेस। स्वर रहित ट और डा के साथ संयोग होने पर रा को जब पदेन के रूप में उसके नीचे लगाया जाता है, तो हलंत और पदेन मिलकर इस तरीके के डिज़ाइन बन जाते हैं। जैसे ये ट्रक लिखा हमने, ठीक है, तो ट जो है आधा है, तो ये हलंत मिल गया, और उसके साथ हमने क्या किया, पदेन लगाया, तो हलंत और पदेन दोनों मिलकर क्या हुए, ये हलंत हो गया और ये पदेन हो गया, तो दोनों मिलकर क्या हुए, ये इस तरीके के डिज़ाइन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये मात्रा भी कौन सी बोली जाती है, रा पदेन की मात्रा बोली जाती है। जैसे ये ट्रक है, तो इसमें ये टा हलंत वाला और रा वाला, तो इस रा को अगर हम इसके साथ अटैच कर दें तो ये डिज़ाइन इस तरीके की बन जाएगी। इसी तरह से ड्रम में, ठीक है, इसी तरीके से ट्राम में है, और इसी तरीके से ड्रेस में भी है। अब इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। ये शब्द देखिए क्या लिखे हैं, श्रमिक, श्रोता और श्रुति। जब रा का संयोग स्वर रहित श के साथ होता है, तब यह श्र में परिवर्तित हो जाता है। तो ये श्र जो है वो क्या है, एक संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कैसे बनता है, तो हमने स्वर रहित श लिया, उसके साथ में रा लगाया, तो ये दोनों को मिलाकर एक नया अक्षर, नया वर्ण बन जाता है, श्र है। इससे कई सारे शब्द बनते हैं, श्रमिक बन गया, श्रोता बन गया, ठीक है, श्रुति बन गया, और तमाम शब्द जो आप जानते हैं। तो इस तरह से श और रा को मिलाकर श्र बनता है। और जब रा का संयोग स्वर रहित स के साथ होता है, तब यह स की पाई के निचले भाग में आता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं, देखिए ध्यान से। जब रा का संयोग स्वर रहित स के साथ होता है, मतलब अगर हमको ये आधा सा दे दिया जाए और रा दे दिया जाए, तो मिलाकर तब ये श्र नहीं बनेगा। तब क्या बनेगा, तब ये सा के साथ इस तरीके से लिख दिया जाता है, सा की पाई के निचले भाग में हो जाता है। ये सा हो गया, इसके पाई के निचले भाग में ये लगा दिया श्रो, तो ये हो गया आपका श्रो। ठीक है, वहाँ पर ये श्र है। आगे देखिए, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, र में ऊ तथा ऊ की मात्रा इस प्रकार जोड़ी जाती है। यानी कि अगर आप में र है, रा के साथ आपको छोटा ऊ की मात्रा जोड़नी है, तो ये सब चीज़ें आपको क्लास में बताई जा चुकी हैं। तो आप इस तरह से लिखेंगे, जिसमें आपकी पीछे गुंडी नहीं होगी, केवल इस तरह से बनाया जाएगा छोटी ऊ की मात्रा में, जिससे रुचि है, रुकना है, रुपया है ना, रुष्ट है। और अगर र में आपकी बड़ी ऊ की मात्रा अगर आपको लगानी है, तो आप क्या करेंगे, ये गोल वाली घुमा कर लगाएंगे, इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से घुमा कर लगाएंगे। तो ये डिफरेंस क्लियर हो जाता है यहाँ से, कि अगर ऐसे है तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, और अगर ऐसे है तो ये बड़े ऊ की मात्रा है। बड़े ऊ की मात्रा के शब्द क्या हुए, रूखा, रूस, रूठना, रूप और शुरू। तो देखा आपने, इस तरह से बहुत सारी मात्राओं के तरीके हैं लगाने के। एक बार अगर हम इन तरीकों को अच्छे से समझ लेते हैं, तो चीज़ें हमें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 वर्ण विचार का आज का हमारा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिसजॉइनिंग ऑफ लेटर्स। इससे पहले हमने लेटर्स को ज्वाइन करना सीखा था, अब हम लेटर्स को डिसजॉइन करना सीखेंगे। क्या होता है वर्ण विच्छेद, आइए देखते हैं। शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। किसी शब्द के वर्णों को अगर हम अलग अलग करके लिखते हैं, तो उसे हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे एक शब्द है कुसुम, इसका मतलब होता है फूल। इसके वर्णों को हमें अलग अलग करके लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, देखिए कुसुम है ना, तो सबसे पहले का देखिए, तो का पर छोटी की मात्रा लगी हुई है, तो हमने लिखा का और उसके साथ छोटे ऊ, तो का प्लस ऊ। और जो व्यंजन है उसे कैसे लिखा जाएगा, स्वर रहित यानी कि हलंत लगाकर।
फिर प्लस का साइन, फिर स स्वर रहित वाला, और फिर छोटा ओ, और फिर माँ। तो माँ के साथ आ का अक्षर है तो माँ प्लस आ। तो इस तरह की हमने क्या किया, इसको वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया। इसी तरह से दूसरा शब्द है काजल। तो काजल में क प्लस आ, ज प्लस अ और ल प्लस अ। इस तरह से हलंत लगाना आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन जो होते हैं ना, उन्हें स्वर रहित लिखा जाता है, और जो स्वर होते हैं उनको उनके मूल रूप में लिखा जाता है। तो वर्ण विच्छेद आपने बहुत सारे किए हैं पिछली क्लासेस में। आइए एक बार उन सब का हम रिवीजन करते हैं और उसके कुछ नियम देखते हैं। सबसे पहले देखिए, संयुक्त अक्षर वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। जो संयुक्त व्यंजन होते हैं उनका हम कैसे वर्ण विच्छेद करते हैं। जैसे शब्द है क्षमा, तो यहाँ पर छ जो है ना, वो किन किन अक्षरों से मिलकर बना हुआ है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, तभी हम उसका वर्ण विच्छेद कर पाएंगे। तो छ जो है वो एक संयुक्त व्यंजन है, और ये किससे मिलकर बना है, आधा का और श से। अब श पूरा होता है तो उसको भी हमने ब्रेक कर लिया आधा श और आ में। तो ये छ का वर्ण विच्छेद हो गया आधा का प्लस आधा श प्लस आ, और माँ का हो गया आधा माँ प्लस आ। तो ये क्षमा हो गया। इसी तरह से ज्ञान। अब ज्ञा जो है वो भी एक संयुक्त व्यंजन है, और वो किससे मिलकर बना है, ज और इया से। तो हमने लिखा आधा ज प्लस इया, और बड़े आ का मात्रा है तो बड़ा आ प्लस ना प्लस अ। इसी तरह से अगला शब्द है वृद्ध। अब वृद्ध में द और ध संयुक्ताक्षर हैं, इन्हें ब्रेक करेंगे तो कैसे बनेगा, व्री। व पर जो है वो ऋषि की मात्रा लगी हुई है तो व्री, फिर आधा द, और फिर ध पूरा है तो आधा धा और आ। ट्रक। अब ये ट्रक को हम कैसे वर्ण विच्छेद करेंगे, देखिए ट में क्या है, ये रा पदेन की मात्रा लगी हुई है तो आधा ट प्लस रा पूरा होता है तो रा को हमने ब्रेक करके लिख दिया आधा रा प्लस अ में, और का को लिख दिया आधा का प्लस आ में। स्रोत। यहाँ पर श में भी रा पदेन की मात्रा लगी हुई है तो आधा स प्लस आधा रा, और फिर ओ, और फिर आधा ता और आ। इसी तरह से त्रिकोण है, तो त्र जो है वो भी एक संयुक्त व्यंजन है, उसको कैसे तोड़ेंगे, त और रा से मिलकर बना होता है तो ता आधा, फिर रा छोटी की मात्रा है तो ई, फिर को है तो आधा का और ओ, और फिर ड़ा है तो आधा ड़ा और आ। श्रम। श्र जो है वो भी एक संयुक्त व्यंजन है, उसको कैसे ब्रेक करेंगे, श्र जो है वो मिलकर बनता है श से और रा से, तो आधा शा प्लस आधा रा प्लस आ, और माँ को तोड़ेंगे आधा माँ और आ में। अगला शब्द है द्वितीय। अब ये शब्द को आप थोड़ा सा ठीक कर लीजिए और समझ भी लीजिए। देखिए ये आपका क्या है, आधा अक्षर है, और आधे अक्षर के बाद जब पूरा अक्षर आता है तो ये दोनों मिल जाते हैं, तो मिलकर इस तरह से बनेंगे ये द और ये व, ठीक है। और इसके साथ जो मात्रा लगेगी छोटी ई की वो पहले से लगेगी, तो इस शब्द को इस तरह से लिखा जाएगा द्वितीय, ठीक है। वैसे किताबों में हम इसको ऐसे लिख देते हैं, द के नीचे व को मिलाकर ये हो गया आपका द्वितीय, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो तरीका है द्वितीय लिखने का ये गलत है। इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो ये होगा पहले आधा द, इसमें भले ही द पूरा दिख रहा है लेकिन ये आधा द होता है, फिर व है आधा, और छोटी की मात्रा लगी हुई है तो फिर ई, ठीक है। उसके बाद आपका ती है तो आधा ता प्लस बड़ी ई, और उसके बाद आपका य है तो आधा या प्लस आ, ठीक। अब देखिए प्रकाश में क्या होगा, प्र जो बना है आधा प्र प्लस र प्लस अ से बना है, फिर का आधा का प्लस आ, और फिर श से बना है आधा शा प्लस या। धर्म में माँ के ऊपर आरेफ की मात्रा है तो पहले धा को वर्ण विच्छेद करेंगे आधा धा प्लस आ में, और फिर र की साउंड है तो र, आधा रा केवल, और माँ की साउंड है तो माँ प्लस आ, ठीक। तो इस तरह से जो संयुक्त अक्षर वाले शब्द होते हैं उन्हें हम वर्ण विच्छेद करते हैं। आगे देखिए अनुस्वार वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। अनुस्वार जिसमें आता है, अनुस्वार मतलब ये बिंदी जो आप देखते हैं ये आता है। इसमें देखिए गंगा है तो गंगा, तो ग हो गया आधा आपका, फिर गा के साथ आ है, और उसके बाद ये अनुस्वार है, अनुस्वार में इंगा की साउंड आ रही है तो ये आधा इंगा बनाया जाएगा, और फिर गा है तो आधा गा प्लस आ। अब यहाँ पर देखिए घंटा, तो घ है तो आधा घा प्लस अ, घा पूरा, फिर इसमें ये साउंड जो है अनुस्वार की वो किसकी आ रही है ये डिसाइड होती है अनुस्वार के आगे आने वाले अक्षर के वर्ग से। अनुस्वार के आगे ग आ रहा है तो क वर्ग का है तो क वर्ग के 5वें अक्षर की साउंड आएगी। यहाँ पर क्या है, ट है तो ट वर्ग के 5वें अक्षर की साउंड आएगी, और 5वां अक्षर क्या होता है, अणा।
तो यहाँ पर घ और फिर घन अन ना नहीं बनाएंगे, यहाँ पर बनाया जाएगा अणा, आधा अणा, फिर ट और आ। इसी तरह से देखिए संबंध में स, तो स, फिर आपकी माँ की साउंड आ रही है तो माँ, फिर बंध में ब और अ, और फिर उसके बाद अगला अक्षर क्या है धा, जो कि त वर्ग का है। तो त वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है ना, तो ना की साउंड आ रही है, फिर धा और अ। इसी तरह से देखिए चंचल, तो च पूरा और अ। अब देखिए अगला अक्षर च है जो च वर्ग का है, तो च वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है किया। तो यहाँ पर चंचल में किया की साउंड मानी जाएगी, तो ये आधा इया बनाएंगे, फिर च और फिर ल। इसी तरह से हिंदी, तो ह और फिर छोटी ई। अब द जो है वो त वर्ग का है, और त वर्ग का 5वां अक्षर क्या होता है ना, तो ना की साउंड आ रही है, ठीक है। तो फिर ना और उसके बाद द और फिर ई। तो ये चीज़ें मैंने आपको थोड़ा सा जल्दी सिखा दी हैं, बिकॉज आपको पहले कई बार ये सब चीज़ें सिखाई जा चुकी हैं। तो आई होप आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगी। फिर भी अगर किसी को आसानी से समझ में नहीं आती हैं तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके अलग से समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखते हैं जो अनुनासिक वाले शब्द होते हैं उनका कैसे वर्ण विकसित किया जाता है। अनुनासिक मतलब जिसमें जो आपकी चंद्र बिंदु आती है उसका कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये आया आपका भंवरा। अब भंवरा में आप कहेंगे चंद्र बिंदु तो नहीं है, तो फिर यहाँ पर ये शब्द क्यों दे दिया है अनुनासिक में, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार के 5वें अक्षर जैसी कोई साउंड नहीं है। भंवरा भी अनुनासिक में ही आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए भौ, तो ये हो गया आपका भ, और फिर ओ, तो ये ओ पर ही बिंदी लग गई है। यहाँ पर ये सीखने की बात है। अलग से फिर भौरा में कोई ना की साउंड नहीं लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका अलग से आपका ओ पर ही बिंदी लग गई है, तो आपका हो गया ये भौ और फिर रा, ठीक। ध्यान रखने की बातें हैं। ऊंचा, अब इसमें देखिए ऊ पर ही आपकी चंद्र बिंदु लग जाएगी और फिर ये हो जाएगा आपका चा। नहीं, अब यहाँ पर ये है तो बिंदी, लेकिन है ये अनुनासिक, क्योंकि यहाँ पर न तो हो गया आपका न और अ, और ही में ह, और बड़ी के ऊपर ही आपकी बिंदी लग जाएगी ई है। तो उसमें ह और फिर ये आपका बड़ा ए है ना, छोटी ए बड़ी ए होती है, तो ये 2 मात्रा है, तो ये आपका बड़ी ए है और बिंदी आपकी इसी के ऊपर लग जाएगी। इसी तरह से आंगन में, तो ये आ के ऊपर ही चंद्र बिंदु लग जाएगी, फिर आपका ग और फिर आपका ना। मूंग में म है और फिर ऊ के ऊपर ही चंद्र बिंदु लग गई, फिर आपका ग और अ। दांतों में द, फिर आ के ऊपर चंद्र बिंदु लग गई, फिर आपका त और फिर आपका ये ऊ, दांतों। उसके बाद है आपका चिड़िया। चिड़िया में क्या है च, छोटी की मात्रा, फिर ड, फिर छोटी की मात्रा, फिर य है तो यह बन गया, और फिर आ है तो आ के ऊपर चंद्र बिंदु लग गई। तो चंद्र बिंदु के जो नियम है वो अलग हैं। वर्ण के ऊपर मात्रा आने पर अनुनासिक की जगह अनुस्वार लगा देते हैं। जैसे वर्ण के ऊपर मात्रा आ गई, साउंड तो अनुनासिक की ही है, लेकिन मात्रा आ गई, मात्रा के साथ फिर अनुनासिक नहीं लगा सकते, इसलिए केवल क्या करते हैं अनुस्वार लगा देते हैं, बिंदी लगा देते हैं, लेकिन जो साउंड है वो अनुनासिक की ही मानी जाती है, ठीक है। आगे देखो, सम का वर्ण विकसित कैसे करते हैं जब किसी में सम जैसी ध्वनि आ जाती है। स के ऊपर लगे अनुस्वार का उच्चारण ना और माँ दोनों तरह से होता है। स के ऊपर अगर हम अनुस्वार लगा दें, या ऐसे स के ऊपर अगर हम बिंदी लगा दें, तो इसे आप सन भी पढ़ सकते हैं और इसे आप सम भी पढ़ सकते हैं। य र ल व श श ह के साथ समाने पर इसका वर्ण विक्षेप स प्लस अ प्लस म होना चाहिए। जैसे ये है आपका संयोग, ठीक है। संयोग में स के साथ यह आ रहा है, तो इसका उच्चारण क्या होना चाहिए, संयोग होना चाहिए। तो स प्लस अ, अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो स प्लस अ, तो ये साउंड मानी जाएगी माँ की। किसकी मानी जाएगी, माँ की मानी जाएगी, और उसके बाद में फिर यो और फिर ग। इसी तरह से संशय, तो स के साथ श आ रहा है, तो स के साथ श में भी ये जो साउंड है ये माँ की मानी जाएगी, तो ये माँ, स अ माँ और श फिर य। इसी तरह से संहार, स के बाद हा आ रहा है, तो य र ल व श श श ह अगर इसके साथ आते हैं तो साउंड माँ की ही मानी जाती है। तो ये आपका हो गया स, और फिर आपका हो गया ये माँ, फिर आपका हो गया ये हा और फिर र। कुछ इस तरीके के नियम हैं, इन नियमों का बहुत ध्यान से पालन करना है, तभी जाके आप वर्ण विक्षेप को बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली सीख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, नुक्ता। नुक्ता क्या होता है, ये इस तरीके का बिंदी जो लगती है उसे नुक्ता कहते हैं। ओ, ड़ और ढ और विसर्ग युक्त शब्दों का वर्ण विक्षेप कैसे किया जाता है। जैसे ये ज़मीन है, इसमें नुक्ता है, इसके वर्ण विक्षेप करेंगे तो ज को जा ही लिखेंगे, फिर अ है,
फिर मी है और फिर ना है, ये तो सिंपल है। इसी तरीके से ये आपका गढ़ है, तो गढ़ को कैसे लिखेंगे, ग आधा फिर अ और फिर ड़ा है तो ढा आधा और फिर अ। जुल्फ है तो जू हो गया, फिर आधा ला हो गया, फिर फ हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो घोड़ा में घो हो गया, फिर डा हो गया। कॉफ़ी में क प्लस ओ और फी हो गया। प्रातः में प र आ हो गया, प्रा और तह में त और आहा हो गया। बॉल में ब और ओ हो गया और फिर ल आ हो गया। और दुख में क्या हुआ, दु, तो ऊ के साथ ही ये विसर्ग आ गए, अलग से फिर विसर्ग लगाने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। जो अक्षर है उसी के साथ आपके ये विसर्ग आ गए। और फिर ख और आ, तो बहुत सारे अलग अलग तरीके के शब्द आएंगे। हो सकता है आप उन शब्दों पर थोड़ा सा अटक जाओ, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको वर्ण विकसित करने आ जाएंगे। तो वर्ण विकसित करने के लिए आप क्या कीजिए, जो शब्द अभी अभी हमने पढ़े हैं इन सारे शब्दों का वर्ण विकसित अपने नोटबुक पर करिए। और अपनी तरफ से कुछ और शब्द भी ले लीजिए, अखबार से ढूंढ लीजिए, मैगजीन से ढूंढ लीजिए, कहीं से भी हिंदी भाषा का कोई सा भी शब्द आपको मिल जाए अपने चैप्टर से ले लीजिए और उनका वर्ण विकसित कीजिए और सीखिए कि वर्ण विकसित कैसे किए जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज के वीडियो में वर्ण विकसित के नियम जो होते हैं वो कुछ समझ में आए होंगे। थोड़ा सा मैंने जल्दी पढ़ाया है इसलिए क्योंकि आप बहुत टाइम से इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप 6 में हैं, फर्स्ट क्लास से आप वर्ण विकसित सीख रहे हैं, 5 साल आपको हो गई हैं। तो अब आप थोड़ा सा इसको फास्ट सीखिए। आई होप आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो चैप्टर अब एंड होता है और अगले वीडियो में अब हम इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, सो टिल देन स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।